जय हिंद। आज मैग्नेटिज्म के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमेबिलिटी कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले हम परमेबिलिटी के बारे में जानते हैं। कहता है परमेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, परमेबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल शोज इट्स कंडक्टिविटी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का जो परमेबिलिटी होता है वो उसका मैग्नेटिक कंडक्टिविटी को शो करता है। माने जिस मटेरियल का परमेबिलिटी ज़्यादा होगा उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उतना ही आसानी से क्रिएट होगा। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे किसी कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो इजीली उसमें करंट फ्लो होगा, बहुत कम अपोजिशन होगा, बहुत कम रेजिस्टेंस होगा। उसी तरह परमेबिलिटी जो है ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का कंडक्टिविटी शो करता है। मैग्नेटिक कंडक्टिविटी माने परमेबिलिटी जिसका ज़्यादा होगा वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें इजीली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेटअप होगा, बहुत इजीली उसमें फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये होता है सर परमेबिलिटी। मतलब परमेबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल शोज इट्स कंडक्टिविटी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स माने जिसका परमेबिलिटी ज़्यादा उसमें बहुत आसानी से फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाएगा या वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्लियर? तो हम हेडिंग है मेरा हमारा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। तो कोई भी जैसे हमारा क्या है सर एयर और वैक्यूम इसके एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी मीडियम उसके एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एयर है या वैक्यूम है उसके एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई एनी मीडियम जैसे हमारा क्या हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, परमेलोय हो गया, क्रोम स्टील हो गया, सिलिकॉन स्टील हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, तो ये सब जो मीडियम है उसके परमेबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू नोट को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और म्यू नोट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। क्या होता है सर? म्यू नोट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये आपका क्या हो गया, एयर का जो आपका म्यू नोट का वैल्यू हुआ, एयर और वैक्यूम का जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का वैल्यू हुआ वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये फिक्स होता है सर, ये फिक्स माने एयर और आपका जो वैक्यूम है उसके एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आपका फिक्स होता है जिसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। क्लियर? लेकिन कोई भी मीडियम है उसका हम परमेबिलिटी जो है इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। कोई भी मीडियम जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, तो उसका परमेबिलिटी हम क्या करते हैं सर, इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। इसके रेस्पेक्ट में जैसे कोई भी मीडियम है उसके एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को तो हम म्यू से रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन उसका जो परमेबिलिटी है किसी भी मीडियम का हम इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जब इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तब उसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी। वो रिलेटिव क्या है, वो किसके रेस्पेक्ट में? एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, बिकॉज ये वैल्यू जो है वो फिक्स है तो इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब जैसे कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक माने जो मैग्नेटाइज नहीं होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके लिए हमारा जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है म्यू, उसका वो म्यू नोट के बराबर होता है। माने कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है म्यू, वो आपका एयर और वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के सर बराबर होता है। फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिख लो, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। फॉर मैग्नेटिक मटेरियल ले लो, मैग्नेटिक मटेरियल कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले लो तो उसका जो म्यू होता है मच ग्रेटर देन म्यू नॉट, माने उसका जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है कोई मैग्नेटिक मटेरियल का वो आपका म्यू नॉट से बहुत बड़ा होता है।
तो म्यू नोट से बड़ा है उसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसका मतलब वो मटेरियल जो होगा वो एयर और वैक्यूम से इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली डेवलप हो जाएगा, इजीली सेटअप हो जाएगा, इजीली क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये होता है। तो कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू नोट के बराबर, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो है वो म्यू नोट से बहुत बड़ा होता है। तो परमेबिलिटी क्या बतलाता है? ये मैग्नेटिक कंडक्टिविटी शो करता है। मैग्नेटिक कंडक्टिविटी मतलब वो इजीली मैग्नेटाइज होगा, उसमें बहुत आसानी से फ्लक्स सेटअप होगा, बहुत इजीली से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाएगा, बहुत इजीली से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप हो जाएगा उस मटेरियल में, जिसका परमेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है परमेबिलिटी जो है वह एक मैग्नेटिक कंडक्टिविटी है। क्लियर? अब हम आते हैं सर रिलेटिव परमेबिलिटी। तो किसी भी मीडियम का जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो हम एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। वो हम एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे देख लो, हम इसका डिफिनेशन पहले दे लेंगे। रिलेटिव परमेबिलिटी को सर हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड इट इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। Mu r is defined as it is the ratio of absolute permeability of any medium to the absolute permeability of air or vacuum. It means mu r is equal to mu upon mu naught। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? mu is equal to क्या हो जाएगा? mu r into mu naught। Absolute permeability of any medium is defined as the ratio of absolute permeability of any medium to the absolute permeability of एयर और वैक्यूम। क्लियर? तो देखो तो फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट। इसीलिए म्यू आर कितना हो जाएगा सर? म्यू आर कितना हो जाएगा? म्यू, चूँकि म्यू जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के म्यू नोट के बराबर, तो म्यू नोट अपॉन म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, माने 1। माने जो भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है सब का रिलेटिव परमेबिलिटी कितना होगा? 1। फॉर एयर ले लो, फॉर एयर ले लो, तो एयर के लिए म्यू किसके बराबर होगा? म्यू नोट के ही बराबर होगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम का जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है वो म्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एयर के लिए भी म्यू नोट के ही बराबर हो जाएगा। इसलिए म्यू आर कितना हो जाएगा? म्यू नोट अपॉन म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, माने एयर का भी आपका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है सर? 1। फॉर मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? तो अब फॉर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका जो म्यू होता है मच ग्रेटर देन म्यू नोट, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? म्यू आर मच ग्रेटर देन यूनिटी, माने 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी होगा वो आपका क्या होगा सर? बहुत बड़ा होगा। क्लियर? अब हम इसका रियल कॉन्सेप्ट बतलाते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके पहले हमको एक रिलेशन पढ़ना होगा, रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, माने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स में रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। बी क्या है सर? फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और एच क्या है सर? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। हम पिछले क्लास में बताएं एच के बारे में, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सर बी और एच में रिलेशन पढ़ेंगे। कह रहा है प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, माने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा तो किसी मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब है जब मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। जैसे सपोज डैट ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस फील्ड में हम कोई आयरन को लाएंगे तो हमारा क्या होगा? ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ कोई मैग्नेट रखा हुआ है सर,
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और एक कोई आयरन का टुकड़ा है तो आयरन को लाए हुए तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब है आयरन अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ होगा, ये साउथ पोल। तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा ये आयरन उतना ही मैग्नेटाइज होगा, मतलब इस आयरन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि इस आयरन के लिए आपका जो है आयरन के लिए बी का जो वैल्यू होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। माने मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जितना हाई होगा इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होगा, इसमें जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए कह रहा है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो इसको हम कांस्टेंट इसको हटाते हैं सर, एक कांस्टेंट देते हैं, इसलिए देते हैं बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। जहाँ म्यू क्या है सर, परमेबिलिटी है ऑफ एनी मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। हाँ, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा बी, चूँकि जानते हो चूँकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसलिए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। ये जो है बी और एच के बीच आपका क्या है, रिलेशन है। अब जैसे मानते हैं ना कि एयर है सर, फॉर एयर या कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ले लो, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1, इसीलिए आपका बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच। या इसको एयर भी कर सकते हो, एयर ले लो या कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, तो हमारा बी एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी आपका यही होगा, बिकॉज म्यू आर का वैल्यू क्या होगा 1। अब देखो तो फॉर मैग्नेटिक मटेरियल यानी बी मैग्नेटिक आपका क्या हो जाएगा, चूँकि उसका म्यू आर बहुत बड़ा होता है एक से, तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। उसको नहीं लिख सकते हैं सर। अब देखो ये दोनों का मतलब क्या बतलाते हैं, इसका मतलब और इसका मतलब बतलाते हैं कि जैसे हमारा सर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, माने यहाँ कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसमें मान लो कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को ले गए और एक मैग्नेटिक मटेरियल को ले गए। ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक, नॉन है और ये मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है सर और ये आपका मैग्नेटिक है। तो कर रहा है कि नॉन मैग्नेटिक में आपका प्लास्टिक हो गया, आपका वुड हो गया, आपका ग्लास हो गया, सब नॉन मैग्नेटिक हो गया, एयर भी हो गया। और मैग्नेटिक में आपका क्या हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निगेल्ट हो गया, निकेल हो गया, परमिएब्लॉय हो गया, क्रोम स्टील हो गया, सिलिकॉन स्टील हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, ये सब मैग्नेटिक में आता है। तो कह रहा है कि जब हम मैग्नेटिक को ले जाएंगे तो उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो इतना होगा, और जब नॉन मैग्नेटिक को ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होगा इतना होगा। चूँकि दोनों के लिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स सेम है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के लिए तो सेम ही है। माने दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि यदि सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स नॉन मैग्नेटिक में दिया जाए और मैग्नेटिक में दिया जाए तो मैग्नेटिक में जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो इतना होगा और नॉन मैग्नेटिक में फ्लक्स डेंसिटी इतना होगा। चूँकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो नॉन मैग्नेटिक में इतना होगा और मैग्नेटिक में इतना होगा। और चूँकि एच जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, चूँकि फ्लक्स आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड का, वो तो सेम है ना है, वो थोड़े चेंज कर रहा है। तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं सर कि यदि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल में सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया जाए तो मैग्नेटिक में फ्लक्स डेंसिटी इतना क्रिएट होगा और नॉन मैग्नेटिक में फ्लक्स डेंसिटी इतना क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हम क्या लिख सकते हो, तब देखो तो तनी, अब यहाँ से करो तो, इसीलिए बी मैग्नेटिक बटा बी एयर
कितना हो जाएगा भैया, बी मैग्नेटिक कितना है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच बटा कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एच। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए बी मैग्नेटिक बटा बी एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू आर। माने मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल माने एयर में जो फ्लक्स डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो रिलेटिव परमेबिलिटी के बराबर होगा, और ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो मैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी है। माने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो फ्लक्स डेंसिटी है और एयर का फ्लक्स डेंसिटी का जब रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो मैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटिव परमेबिलिटी के बराबर होगा। और देखो यहाँ से अब हम बताते हैं सॉफ्ट आयरन के लिए, सर सॉफ्ट आयरन के लिए आपका होता है, माने जो प्योर आयरन है उसके लिए म्यू आर होता है सर 8000। इसका मतलब है यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फील्ड में सॉफ्ट आयरन को ले जाएंगे और सेम मैग्नेटिक फील्ड है और एक मान लो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो सॉफ्ट आयरन को जब ले जाइएगा ना तो उसमें जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा वो कितना गुना ज़्यादा होगा एयर से, 8000 गुना ज़्यादा होगा। देखो कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। माने क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी आयरन बराबर कितना हो जाएगा 8000, चूँकि म्यू आर 8000 इंटू क्या हो जाएगा बी एयर। माने एयर में जितना फ्लक्स डेंसिटी होगा उसका कितना गुना ज़्यादा होगा, 8000 गुना। तो यही बतलाता है रिलेटिव माने रिलेटिव परमेबिलिटी शो करता है कि किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, जो फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होगा वो एयर से कितना गुना ज़्यादा होगा। माने जैसे सॉफ्ट आयरन का 8000 है तो सॉफ्ट आयरन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होगा एयर का कितना गुना ज़्यादा होगा, 8000 गुना ज़्यादा होगा। उसी तरह सर परमेलॉय का होता है 50000। इसका मतलब है बी परमेलॉय बटा बी एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50000। यानी दूसरे शब्द में कह सकते हैं यदि परमेलॉय में और एयर में सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया जाए, माने सेम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाए, तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होगा वो एयर का कितना गुना ज़्यादा होगा, 50000 गुना ज़्यादा। तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी शो करता है। माने रिलेटिव परमेबिलिटी बतलाता है किसी भी मीडियम में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा वो एयर का कितना गुना ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये बतलाता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखो ना एयर का 50000 गुना ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि इसको मैग्नेटाइज होने के लिए बहुत कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि दोगे तो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जिस मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा वो इजीली मैग्नेटाइज होगा, जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी कम होगा वो कम इजीली मैग्नेटाइज होगा। इसका मतलब है रिलेटिव परमेबिलिटी जो है किसी भी मटेरियल का, किसी भी मीडियम का मैग्नेटिक कंडक्टिविटी को बतलाता है। मतलब जिस मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा होगा वो इजीली मैग्नेटाइज होगा, उसमें बहुत इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, बहुत इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। तो याद रखिएगा बी मीडियम अपॉन बी एयर इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू आर इज़ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आपको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे आप सिंपल कह दे कि कोई मटेरियल है जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी सर आपका मान लो 4000 है, इसका मतलब हो गया कि यदि एयर और उस मटेरियल में सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया जाए, माने यदि आपका क्या है कि यदि उस मटेरियल में और एयर में सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया जाए, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाए, तो उस मटेरियल में जो फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होगा वो एयर का 4000 गुना ज़्यादा होगा। ये बतलाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। माने किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी शो करता है कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है एयर के रेस्पेक्ट में कितना गुना ज़्यादा है।
समझ रहे हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल के लिए लिया कि आपका किसी भी मीडियम का मान लेते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी 4000 है। इसका मतलब है कि यदि सेम मैग्नेटिक फील्ड में हम उस मीडियम को ले जाएं या और एयर को ले जाएं तो आपका उस मीडियम में जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एयर का कितना गुना ज़्यादा होगा, 4000 गुना ज़्यादा। जैसे सॉफ्ट आयरन का देख लीजिए, तो सॉफ्ट आयरन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा वो एयर का कितना गुना ज़्यादा होगा, 8000 गुना ज़्यादा। माने सॉफ्ट आयरन और एयर को हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं, माने सॉफ्ट आयरन और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं, तो सॉफ्ट आयरन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होगा वो आपका नॉन मैग्नेटिक, एयर भी नॉन मैग्नेटिक है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में कितना गुना ज़्यादा होगा, 8000 गुना ज़्यादा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छा से इसको देखिएगा और एक एक चीज़ देखिएगा, समझ के पढ़िए, किताब का सहारा लीजिए और देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना बेहतर होता है। तो आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू।